हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एग्जाम स्टडी पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी, दोस्तों यूपी पीसीएस, आरओ दोस्तों सभी एग्जाम के लिए जो यूपी स्पेशल किसी एग्जाम में पूछी जाती है तो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में प्राचीन इतिहास के स्रोत आज भी उपलब्ध हैं। इन्हीं सभी ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर राज्य के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, अपितु इस काल से संबंधित जानकारी पाषाण निर्मित वस्तुओं एवं उपकरणों से प्राप्त होती हैं। अतः इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल को निम्न 3 भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों नंबर 1 पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जा सकता है, पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों आपके ये 3 काल हो जाएंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल के अंतर्गत क्या है, राज्य में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साथ बेलन घाटी प्रयागराज या इलाहाबाद, सिगरौली घाटी सोनभद्र एवं चकिया चंदौली से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये 3 जगह अगर ऑप्शन में आते हैं तो सही हो जाएगा। बेलन घाटी के पुरा स्थलों की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में की गई। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि बेलन घाटी पुरा स्थलों की खुदाई किन के निर्देशन में की गई, तो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में। तो दोस्तों जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथ में हम आपको ये भी बताते चलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों है बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इस काल की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस काल के अधिकतर उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। इस काल में लोगों को आग, कृषिकार तथा गृहकार आदि का ज्ञान नहीं था, किंतु पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य दोस्तों इस काल में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों मध्य पाषाण के साक्ष्य राज्य में मिर्जापुर, सोनभद्र, मोरहाना पहाड़, लेखिया, बगरी खोर, मेजा दोस्तों बारा फूलपुर, कोराव, करछना आदि, प्रतापगढ़, सराय नाहर, मैदहा, दमदमा से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में शव दफनाने के प्रमाण सराय नाहर से मिले हैं। दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि यह काल से क्या प्राप्त हुआ है, इस काल से क्या प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहाँ से 15 शवदान प्राप्त हुए हैं जिसमें मृतक का सिर पश्चिम की ओर है। दोस्तों ये जाते रहे क्वेश्चन इस टाइप से। नेक्स्ट है चोपनी, मांडो, प्रयागराज, इलाहाबाद से झोपड़ियों तथा मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों है मादहा, प्रतापगढ़ स्थल से उपकरणों के साथ साथ गर्त, चूहे, अस्त्र एवं सींग के आभूषणों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पूरा पाषाण काल की अपेक्षा इस काल का मानव कृषि एवं पशुपालन करने, मृतक की अंत्येष्टि करने तथा आग पर भोजन पकाने से परिचित था। किस काल का मानव? पूरा पाषाण काल का। दोस्तों अब बात करते हैं नवपाषाण काल। तो दोस्तों नवपाषाण काल क्या है, राज्य में नवपाषाण कालीन सभ्यता के साथ प्रयागराज, कोल्हवा, मगरहा तथा पंचो, प्रतापगढ़, मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों कोल्हवा से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए कोल्ड हवा से। इसकी अवधि लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर धान के दाने तथा भूसी एवं पुआल के अवशेष चिपके हुए मिले हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इसी काल का मानव कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन करने, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा उस पर चित्रकारी और पालिश करने, आवास बनाने, जानवरों की खालों से वस्त्र बनाने आदि की क्रियाओं से परिचित हैं। दोस्तों इसके बाद में है आदि ऐतिहासिक काल। दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल क्या है,
तो दोस्तों ये है इसके अंदर। इस काल में मानव धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। मानव ने सर्वप्रथम तांबे का, इसके पश्चात कांसे का तथा अंत में लोहे का प्रयोग किया। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो दोस्तों ये किया था आपका तांबे का। दोस्तों ये किया था आपका तांबे का सबसे पहले प्रयोग। इसके पश्चात कांसे का, दोस्तों इसके पश्चात कांसे का इन्होंने प्रयोग किया। फिर इसके बाद इन्होंने लास्ट में लोहे का प्रयोग शुरू किया था। नेक्स्ट दोस्तों, इस संस्कृति को ताम पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ताम पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर जिलों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से, मेरठ और सहारनपुर से। ऊपरी गंगा घाटी व गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तथा विभिन्न स्थलों से गेरवाड़ी, माटन, भंड तथा व अनेक तमदनियाँ भी प्राप्त हुई हैं। दोस्तों ताम्र पाषाणिक सभ्यता के बाद ताम्र का सभ्यता का उदय हुआ। यह सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई। सेंदो सभ्यता ताम्र का सभ्यता से ही प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट इसके बाद में है सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग दोस्तों 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु सभ्यता का अस्तित्व था। दोस्तों यह एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता किस नगरीय थी या ग्रामीण सभ्यता थी, तो दोस्तों ये नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है दोस्तों इस नगरीय सभ्यता के साथ पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब प्रांतों तथा भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के साथ राज्य के पश्चिम भाग में आलमगीरपुर, मेरठ। दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो साक्ष्य हैं ये आपके आलमगीर, मेरठ, बड़ा गांव, बागपत, हुलास, सहारनपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीर की खोज सर्वप्रथम भारत सेवक समाज द्वारा की गई तथा इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में 1958 में शुरू हुआ। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पॉइंट, नई खोजों के अनुसार सिंधु सभ्यता के साक्ष्य बुलंदशहर के भटपुरा एवं मानपुरा तथा मुजफ्फरनगर के मंडी गांव एवं शामली के टेराना क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता के पूर्व की सभ्यता को उत्तर सिंधु सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आलमगीर के उत्तर सिंधुकालीन लोग कपास की खेती करते थे। इस सभ्यता के लोग गांव में निवास करते थे। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल लोह युगीन संस्कृति का। तो दोस्तों लोह युगीन संस्कृति के साथ राज्य के अक्षत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती, कपिल आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा की खुदाई। दोस्तों लोह धातु एवं भट्ठियां प्राप्त हुई हैं जो यह स्पष्ट करती हैं कि यहाँ के निवासी लोहे को गलाकर इससे विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण करने में निपुण थे। तो दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब बात होगी वैदिक या आर्य सभ्यता। दोस्तों वैदिक सभ्यता का कालखंड लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व था। दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व था और इसका फैलाव सिंधु नदी क्षेत्र पाकिस्तान से बंगाल भारत तक था। इस सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल। दोस्तों ऋग्वैदिक काल का अगर आपका समय पीरियड पूछा जाता है तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट काल हो जाएगा कि कब से कब तक था। इस काल में आर्य सभ्यता केवल पंजाब तथा सिंध क्षेत्र तक ही सीमित थी। यहाँ पंचजनों का निवास था। पंचजनों में अनु, द्रोह, यदु, पुरु तथा तुर्वस सम्मिलित थे। इस काल के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत केवल ऋग्वेद संहिता है। दोस्तों अब इसके बाद में उत्तर वैदिक काल। दोस्तों अगर इसका काल पीरियड की बात की जाए तो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। ऋग्वेद संस्कृति की पृष्ठभूमि पर ही उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास हुआ। इस समय तक वैदिक संस्कृति का विस्तार उत्तर प्रदेश सहित लगभग समस्त उत्तर
उत्तरी भारत से लेकर पूर्वी बंगाल तक हो चुका था। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सरस्वती गंगा दोआब था। दोस्तों ये आपका इसका एरिया था जो उस समय मध्य देश कहा जाता था। इसके अंतर्गत कुरु एवं पंचाल जैसे विशाल राज्य शामिल थे। तो दोस्तों इसके बाद में कुरु तथा मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर तक विस्तृत था तथा इसकी राजधानी असंधिवत हस्तिनापुर थी। पंचाल राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों तक था तथा इसकी राजधानी कपिल थी। नेक्स्ट दोस्तों अब बात कर उत्तर वैदिक काल में पंचाल सबसे विकसित राज्य था। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सबसे विकसित राज्य था। कुरु पंचाल क्षेत्रों में ही भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि महान ऋषियों की तप स्थली रही है। इस काल में विद्वान 4 प्रकार के मृद भंडों, काला, लाल, लेप युक्त, चित्रित, धूसर और लाल मृद भंड में से एक मृद भंडों के अवशेष संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। महाकाव्य काल दोस्तों अब बात करते हैं महाकाव्य काल। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में उत्तर प्रदेश में 2 अति विशिष्ट महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का प्रणयन हुआ जो तत्कालिक इतिहास के मुख्य स्रोत रहे हैं। इस युग के विशाल राज्यों में कौशाम्बी, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग आदि थे। दोस्तों ये विशाल युग राज्यों के दोस्तों थे। रामायण की कथा कौशल अयोध्या राज्य के इक्ष्वाक वंश से संबंधित है। इनके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो रामायण कथा के कौशल अयोध्या नरेश राजा थे उनका वंश क्या था। तो इक्ष्वाक उनका दोस्तों वंश था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इसके रचयिता रामायण के महर्षि वाल्मीकि हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं महाभारत की कथा हस्तिनापुर के कुरुवंश से संबंधित है। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास हैं। दोस्तों नेक्स्ट है महाजनपद काल। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से में संपूर्ण उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों महाजनपद में विभाजित था। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। तो दोस्तों ये 8 महाजनपद कौन कौन से थे? कुरु पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 8 महाजनपद थे। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों के विस्तार क्षेत्र और उनकी राजधानी। तो दोस्तों महाजनपद की अगर बात की जाए कुरुक्षेत्र, कुरु महाजनपद की विस्तार क्षेत्र की बात की जाए तो मेरठ से दिल्ली तक का राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। नेक्स्ट दोस्तों है पंचाल। दोस्तों पंचाल की बात की जाए तो पंचाल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो इसका दोस्तों क्षेत्र था। और राजधानी की बात की जाए तो क्षेत्र बरेली और कंपिल इसकी राजधानी रही थी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सूरसेन। तो सूरसेन दोस्तों इसकी राजधानी इसका क्षेत्र था मथुरा और इसकी राजधानी भी थी मथुरा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वत्स की। ये प्रयागराज इसकी एरिया क्षेत्र था और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कौशल की। तो कौशल का अवध क्षेत्र था तो इसकी राजधानी साकेत व श्रावस्ती थी। नेक्स्ट है दोस्तों मल्ल है कुशीनगर, कुशाय व पांडवा पटोना इसकी राजधानी थी। दोस्तों नेक्स्ट है काशी वाराणसी और इसकी एरिया वाराणसी क्षेत्र राजधानी वाराणसी। चेदी दोस्तों बुंदेलखंड और इसकी राजधानी सुक्तिमती बांदा। तो नेक्स्ट है दोस्तों नवीन धर्मों का उदय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित जैन और बौद्ध धर्म का तत्कालिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। नंबर 1 बात करते हैं दोस्तों आपकी इसमें कौन थे दोस्तों? नंबर 1 थे जैन धर्म। जैन धर्म के अंतर्गत दोस्तों इसके जैन धर्म पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली बिहार में हुआ था। तो दोस्तों ये आपका बहुत सारे क्वेश्चन महावीर स्वामी से पूछे गए हैं पेपर में आपके। तो दोस्तों परंतु उत्तर प्रदेश राज्य में उनके अनुयायियों की सर्वाधिक संख्या रही है। नेक्स्ट दोस्तों राज्य में चंद्रप्रभा तथा संबरनाथ आदि प्रसिद्ध तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ है।
उत्तरी भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा में व दूसरा उज्जैन में स्थित है। मथुरा से जैन धर्म के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह कुषाण काल में जैन धर्म का समृद्ध केंद्र रहा है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु गणराज्य के लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल में हुआ था। तो दोस्तों हिंद एवं इंडो ग्रीन आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमणों में हिंद एवं प्रथम थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईस्वी पूर्व था, जिसका साम्राज्य झेलम नदी से मथुरा तक विस्तृत था। दोस्तों शक वंश की स्थापना की बात की जाए, शक मध्य एशिया शीरदया के एक खाना बदोश व berber जनजाति थी। शकों ने भारत में यवनों के आधिपत्य को समाप्त कर एक बृहद भूभाग पर अधिकार कर लिया। मथुरा, तक्षशिला, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि स्थानों तक इसकी विभिन्न शाखाएं स्थापित हुई। मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप राजुल था, जिसका उल्लेख मोर मथुरा से प्राप्त ब्राह्मी लिपि में उत्कृष्ट लेख से हुआ। तो मथुरा, तक्षशिला, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि स्थानों पर इसकी विभिन्न शाखाएं स्थापित हुई। मथुरा शाखा का प्रथम क्षत्रप राजुल था, इसका उल्लेख मोर मथुरा से प्राप्त ब्राह्मी लिपि में उत्कृष्ट लेख से हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कन्फ्यूशस ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट इसके बाद में इसके पश्चात इसके पुत्र बिम कन्फ्यूशस ने सत्ता संभाली। इसके सिक्के राज्य के मथुरा जिले से प्राप्त हुए हैं, जिन पर शिव त्रिशूल व नंदी की आकृति उत्कीर्ण है। दोस्तों बिम कन्फ्यूशस का उत्तराधिकारी कनिष्क प्रथम था, जो सभी कुषाण राजाओं में श्रेष्ठ था। दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कुषाण वंश राजाओं में श्रेष्ठ कौन था, तो कनिष्क प्रथम था। कनिष्क ने 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ किया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। कनिष्क ने 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ किया। यह वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनिष्क के काल में कुषाण साम्राज्य गंधार से अवध और वाराणसी तक विस्तृत था एवं उसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। मथुरा से कुषाण काल के प्राप्त सिक्के, अभिलेख और मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। इस समय मथुरा व्यापार एवं संस्कृति का केंद्र था। कनिष्क के समय में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों गंधार एवं मथुरा का विकास हुआ। तीसरी सदी के पूर्वार्ध में कुषाणों का प्रभुत्व मध्य देश से प्राप्त हो गया। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं गुप्त काल की। कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात गुप्त काल का उदय हुआ। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, कब की थी। तो दोस्तों ये आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाने का चांस है। तो दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। कब की थी? 275 ईस्वी में। तो दोस्तों लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो ये घटोत्कच थे। दोस्तों ये कौन थे? ये इसके वास्तविक संस्थापक घटोत्कच थे। ये क्वेश्चन आपका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम मगध का शासक बनता है। इसके मगध की सीमा को काशी तथा कौशल तक बढ़ाया और 320 इसमें गुप्त संवत का प्रवर्तन किया दोस्तों। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य की बागडोर संभाली, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जितने थ्योरी में आप पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको ये बहुविकल्पी में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समुद्रगुप्त के उत्तरापथ एवं दक्षिण पथ अभियानों का उल्लेख प्रयागराज स्तंभ पर दरबारी कवि हरसेन ने किया। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरापथ के 12 राज्यों में से 4 राज्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे, अतः संपूर्ण उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का अंग था।
इसके बाद में दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसे दोस्तों विक्रमादित्य भी कहते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। इसके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसके बाद में मंदिर कला का विकास गुप्त काल में ही हुआ। उत्तर प्रदेश में कानपुर के भीतरगांव, गाजीपुर के भीतरी तथा झांसी के देवगढ़ में निर्मित ईंट के मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर उदाहरण हैं। तो दोस्तों अगर आप यूपी के दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है गुप्तकालीन जो दोस्तों मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर है, गुप्तकालीन भीतरगांव का मंदिर यूपी के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये भीतरगांव का मंदिर जो है दोस्तों ये स्थित है कानपुर में। दोस्तों ये कानपुर में स्थित है। इसी प्रकार से गाजीपुर में भितरी तथा झांसी में देवगढ़ में मंदिर जो गुप्तकालीन का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसी के बाद में दोस्तों बात करते हैं प्रसिद्ध कालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है, कहाँ स्थित है, ये स्थित है कौशाम्बी में। तो दोस्तों ये कौशाम्बी में स्थित है। इसके बाद में गुप्त काल में सारनाथ एवं मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अब आपकी गुप्त कालीन अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख की। दोस्तों अब इसकी बात करते हैं। गुप्तकालीन अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ का वर्णन निम्न प्रकार है। तो दोस्तों विल्सण अभिलेख या अभिलेख राज्य के एटा जिले में स्थित है। यहाँ से कुमार गुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसे कुमार गुप्त प्रथम तक की गुप्त वंशावली का विवरण मिलता है। दोस्तों ये गढ़वा अभिलेख या राज्य के प्रयागराज जिले में करचना तहसील में स्थित है। यहाँ से कुमार गुप्त के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहीं से स्कंद गुप्त का अंतिम अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि गुप्त काल का अंतिम अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये गढ़वा अभिलेख प्रयागराज जिले से करचना तहसील से प्राप्त होता है। करम डंडा अभिलेख या राज्य के अयोध्या जिले में स्थित है। यह शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कृष्ट है। इस प्रतिमा की स्थापना कुमार गुप्त के मंत्री पृथ्वी सेन ने की थी। तो दोस्तों ये भी आपके लिए अभिलेख इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अभिलेख की बात करते हैं तो ये है मनकुंवर अभिलेख। यह राज्य के प्रयागराज जिले में स्थित है, जो बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग पर उत्कृष्ट है। इस मूर्ति की स्थापना बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों मथुरा शिलालेख। इसमें एक मूर्ति के अधोभाग में लेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों भितरी अभिलेख। यह राज्य के गाजीपुर के भितरी नामक स्थान पर स्थित है। इसमें पुष्यमित्रों व हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्धों का वर्णन है। तो दोस्तों इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं गुप्तोत्तर काल कब से कब तक माना जाता है। तो गुप्तोत्तर के पतन के बाद भारत में लगभग 1000 वर्षों तक अनेक घटनाएं घटित हुई। 7वीं सदी आते आते पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र बन गया था। तो दोस्तों अब इसके बाद में 484 ईस्वी में तोरमाल एवं मिहिर कुल के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी चीन के श्वेत हुड़ों ने मथुरा, कन्नौज और कौशाम्बी पर हमला किया। इन नगरों को जला दिया गया। इसी समय कन्नौज के मोखरी वंशी शासक ईशान वर्मा ने हुड़ों को पराजित कर उत्तर भारत में हुड़ों से मुक्त कराया। कन्नौज पर मोखरी वंश का शासन कुछ ही समय तक रह पाया और इस समय पुष्पभूतिवर्धन वंश की सत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं पुष्पभूतिवर्धन वंश की। दोस्तों इसका संस्थापक कौन था। इनका संस्थापक था पुष्पभूत। दोस्तों इनके संस्थापक थे पुष्पभूत। इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक कौन था। दोस्तों ये आपका हर्षवर्धन से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपके लिए पूछा गया है कि हर्षवर्धन किस वंश के राजा थे। तो दोस्तों ये थे पुष्पभूत वंश के राजा थे या वर्धन वंश के राजा थे। हर्ष ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया। दोस्तों इसके बाद में हर्षवर्धन का साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक तथा पूर्व में
गंजाम से लेकर पश्चिम में बल्लवी तक विस्तृत था। हर्षकालीन शासन में कन्नौज की समृद्धि का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णनों में मिलता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल का चीनी यात्री कौन था, तो दोस्तों ये थे ह्वेनसांग। इन्होंने अपने वर्णन में हर्षवर्धन के काल का वर्णन किया है। दोस्तों कन्नौज, इसके बाद में कन्नौज की समृद्धि के कारण, दोस्तों कन्नौज इतना शक्ति एवं समृद्धक था, इसलिए इसे महोदय श्री कहा गया है। दोस्तों महोदय किसे कहा जाता है? जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसे महोदय या श्री कहा जाता है, लगाया जाता है। इसी हिसाब से कन्नौज को महोदय या श्री भी कहा गया है। हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में राज्य के प्रयाग एवं कन्नौज में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन कराया था। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में किन 2 जगहों पर अपनी विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था? ऑप्शन आपके पास में होंगे प्रयाग एवं कन्नौज, प्रयागराज एवं प्रतापगढ़, प्रयागराज एवं इलाहाबाद एवं प्रयागराज एवं लखनऊ। तो दोस्तों इस टाइप के आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको करना होगा प्रयागराज एवं कन्नौज। अब बात करते हैं दोस्तों गुर्जर या प्रतिहार वंश। तो दोस्तों गुर्जर या प्रतिहार वंश के पश्चात कुछ समय तक कन्नौज में यशोवर्मन नामक शासक का शासन का आधिपत्य रहा। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक 3 वंशों, दोस्तों लगभग 200 वंशों तक 3 वंशों राष्ट्रकूटों, पाल और प्रतिहारों के मध्य त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा, जिनमें गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर अपना अधिकार करने में, स्थापित करने में सफल रहे। तो दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि लगभग दोस्तों जब कन्नौज पर 3 वंशों के बीच में संघर्ष रहा, तो ये कौन कौन से 3 वंश थे? दोस्तों राष्ट्रकूटों, पाल एवं प्रतिहारों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, तो दोस्तों ग्वालियर से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के चक्रा युद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों इसके बाद में मिहिर भोज, महिपाल, महेंद्रपाल आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। राजा भोज इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे। तो दोस्तों नेक्स्ट है राजा भोज के शासनकाल को सुलेमान भारत आया था। शासनकाल में सुलेमान भारत आया था। इसके बाद में है महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018-19 ईस्वी में आक्रमण कर प्रतिहारों को पराजित किया था। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं महोबा का चंदेल वंश या गढ़वाल वंश। तो दोस्तों ये क्या था? ये गुर्जर प्रतिहारों के पतन के पश्चात राज्य में 2 नए राजवंशों चंदेल वंश व गढ़वाल वंश का उदय हुआ। महोबा के चंदेलों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। इसके साथ खजुराहो में आज भी विद्यमान है। गहड़वाल वंश की स्थापना कन्नौज में चंद्रदेव ने की थी। दोस्तों इसके बाद में अगर बात की जाए, इस वंश के सबसे प्रमुख राजा गोविंद चंद्र व जयचंद्र थे। तो दोस्तों आपका जो चंद्रावल का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र को हराया था। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि जयचंद्र जो राजा थे ये किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों ये संबंधित थे गहड़वाल वंश से। दोस्तों ये गहड़वाल वंश से संबंधित थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे 1194 ईस्वी में हुए चंद्रावर फिरोजाबाद के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गहलवार राजवंश के अंतिम शासक जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप पूछा जा सकता है कि चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों चंद्रावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। किनके बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी गढ़वाल वंश के राजा जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे बताया था कि गढ़वाल जयचंद की हत्या पृथ्वीराज चौहान, दोस्तों क्षमा चाहते हैं, पृथ्वीराज चौहान नहीं, मोहम्मद गोरी ने इनकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है आपको तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करके आप ही दोस्तों जाएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।